दोनों आदमी लोगों की बॉडी से खाल उतारने में सुकून ढूंढ रहे थे। उन दोनों के पास भी इस काम को जल्द से जल्द खत्म करने का हुक्म था और उधर विक्रांत को केस पर काम करते हुए 15 घंटे बीत चुके थे और अभी तक विक्रांत तो उस बिना खाल वाली औरत का सिर्फ नाम ही पता कर पाया था। विक्रांत खुद से परेशान होकर मन में कहने लगा, अब जल्द से जल्द मुझे जांच बढ़ानी होगी और पुलिस हाई कमान को इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा ताकि वो मुझे इस केस पर फुली अपॉइंट कर दें। कुछ देर बाद विक्रांत अपनी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था। रूही उन फोटोग्राफ्स को देख रही थी जो संध्या राठी के घर से प्रूफ के तौर पर कलेक्ट की गई। तभी विक्रांत ने रूही की तरफ देखकर कहा, जो चीज हमें सबसे पहले चेक करनी थी वो अभी तक हमने मिस कर रखी है। विक्रांत की ये बात सुनकर रूही ने पूछा, क्या? तो इसके जवाब में विक्रांत ने कहा, हमें स्ट्रीट के सारे कैमरास को चेक करने की जरूरत है। हो सकता है उनमें से किसी एक में मर्डरर दिख जाए। ये सुनते ही एक सामने खड़े पुलिस वाले ने कहा, सर मैंने एक दो कैमरा की फुटेज चेक करने की कोशिश की लेकिन अफसोस कि वो कैमरा ही वहां मौजूद नहीं थे। उनको तोड़ फरोड़ कर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मर्डरर जो भी है बड़ा ही शातिर है। ये सुनकर रूही और विक्रांत दोनों को शॉक लगा। तो क्या स्ट्रीट के सारे कैमरास तोड़ दिए गए हैं? चेक करना होगा। सामने खड़े पुलिस वाले की बात पर विक्रांत ने कहा, ठीक है तो जल्दी से चेक करो। इस केस ने हम लोगों की नाक में दम कर रखा है। यह सुनकर सामने खड़े पुलिस वाले ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो वहां से निकल गया। उसके थोड़ी देर बाद ही वो वापस लौटा। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तो फिर रूही ने सवाल करते हुए कहा, क्या कुछ पता चला? विक्रांत अभी तक संध्या राठी के फोटोग्राफ्स को अच्छे से देख रहा था। उस पुलिस वाले ने आगे कहा, सर उसने सारे कैमरा तोड़ डाले, एक भी कैमरा नहीं छोड़ा। ये सुनकर विक्रांत ने सर उठाकर कहा, मतलब वो हमारी इन आसपास की गलियों से अच्छी तरह वाकिफ है। रूही ने विक्रांत की बात में सहमति जताते हुए कहा, हाँ और 6 फीट जितना बड़ा भी होगा शायद, तभी तो उसने इतनी आसानी से कैमरास डिस्ट्रॉय कर दिए और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। तभी इतने में एक पुलिस वाला अंदर आया और फिर उसने विक्रांत से कहा, सर ये देखें, ये क्या मिला है? ये सुनकर विक्रांत और रूही ने एक साथ आईपैड की तरफ देखा जो कि पुलिस वाले ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। रूही देखती हुई बोली, संध्या सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। ये सुनकर विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपने दिमाग पर जोर देकर कुछ सोचने के बाद बोला, चलो संध्या राठी के घर हम दोनों एक बार वापस चलते हैं। ये सुनकर रूही ने हैरानी से देखा, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ तो है जो आपने मिस कर दिया। ये सुनकर रूही कुछ कहती उससे पहले ही रूही ने संध्या राठी के आगे की सारी पोज देखी जो कि दिखने में नॉर्मल और सिंपल थी। उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे किसी बात का शक हो सके या विक्रांत को संध्या राठी की सोशल प्रोफाइल से कोई खास इंफॉर्मेशन मिल सके। फिर विक्रांत ने आईपैड अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओके मैं देख लूंगा। इतना कहकर विक्रांत ने रूही को चलने का इशारा किया, जिसके बाद रूही और विक्रांत एक बार फिर से संध्या राठी के घर की तरफ चल दिए। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर देवराय के सामने बैठे सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, देवराय, जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है बल्कि हाई प्रोफाइल केस है। जरूर आगे चलकर उस बिना खाल वाली औरत के कनेक्शंस का प्रेशर हम पर पड़ने वाला है। अभी ये केस ब्रूटल मर्डर मिस्ट्री से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ ब्रूटल मर्डर केस नहीं बल्कि इसमें पॉलिटिक्स, बिजनेस, पर्सनल दुश्मनी सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। मिस्टर देवराय ये सुनकर हाँ में गर्दन हिलाकर कहते हैं, जी सर मैं समझ सकता हूँ। अभी मिस्टर देवराय ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसी सीनियर ऑफिसर ने आगे कहा, गुड, तो इस हाई प्रोफाइल केस को अच्छे से हैंडल करने की जरूरत है। ये बस शुरू हुआ है, इसका अंत कितना भयानक है कोई आइडिया नहीं। मिस्टर देवराय अपने कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि बिना खाल वाली औरत का केस किस तरह हैंडल करें ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए या फिर किसी तरह का कोई अफसोस ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ रूही कार ड्राइव कर रही थी। साइड सीट पर बैठे विक्रांत ने बाहर सिगरेट का कश छोड़ा। तभी रूही ने विक्रांत से पूछा, क्या तुम बता सकते हो हम वापस क्यों जा रहे हैं जबकि हमने संध्या के घर को पूरी तरह अच्छे से खंगाल लिया था? ये सुनकर साइड सीट पर बैठे विक्रांत ने कहा, नहीं, कुछ तो हमने मिस किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये सुनकर रूही ने कुछ नहीं कहा, उसने बस कार की स्पीड बढ़ा दी। अब बस विक्रांत के पास खुद को प्रूफ करने के लिए 24 घंटे में से 2 घंटे बचे थे। तो वहीं दूसरी तरफ क्लेड उसी मास्क विमेन के साथ बैठा था।
मास्क वेमन ने कहा, ये दुनिया अजीब है, यहाँ के लोग भी अजीब हैं, यहाँ सबको परफेक्ट दिखना है। अभी उस मास्क वेमन की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि तभी क्लाइड ने कहा, और यही तो हमारे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाती है। ये सुनते ही उस मास्क वेमन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए स्माइल पास की। फिर क्लाइड ने शान से कहा, मैं भी यहाँ रहकर इनके जैसा होने लग गया हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस दुनिया को बदलना होगा। कितने लोग कम पड़ रहे हैं? उस मास्क वेमन ने पूछा, जिसके जवाब में क्लाइड ने कहा, अभी 4 लोग कम पड़ रहे हैं, जैसे मिल जाएंगे इस महीने का टारगेट पूरा हो जाएगा। क्लाइड और इस मास्क वेमन की बातें अजीब थी। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी अजीब दुनिया की बातें कर रहे हैं। तभी तो इन्हें इंसानों में इतनी कमियां नजर आती थी। क्लाइड थोड़ा सोचते हुए बोला, कि तुमने नया बायर ढूंढ निकाला या अभी तक नहीं मिला? वेल, एक आउट ऑफ इंडिया की पार्टी है, लेकिन मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, उस मास्क वेमन ने कहा। इस मास्क वेमन का नाम मिस अलीजा था, जो कि रक्त खाल संगठन में एक बड़ी पोस्ट पर थी। इधर दूसरी तरफ रूही ने विक्रांत से मजाक करते हुए पूछा, क्या तुम्हें अब भी वो डरावने सपने आते हैं? ये सवाल सुनकर विक्रांत ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ। विक्रांत की हाँ सुनकर रूही ने आगे पूछा, अच्छा, पर तुम्हें उन सपनों में क्या दिखाई देता है? कुछ याद है तो मुझे भी बताओ। रूही की इस बात ने विक्रांत को सोचने पर मजबूर कर दिया था। रूही विक्रांत की दिमागी हालत को समझना चाह रही थी। एक शहर जहां सब कुछ लाल है, जहां की मिट्टी, घर, दीवारें, सब कुछ लाल रंग में रंगे हैं, और वो अजीब से दिखने वाले लोग, उनका पहनावा सदियों पुराने फैशन जैसा लगता है। उस भीड़ के बीच में खड़ी एक उम्रदराज औरत, जो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर के बीच में कहीं दब सी जाती है। मैं उस औरत की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी मुझे अचानक मेरे सीने में दर्द होता है और मेरी आंख खुल जाती है। विक्रांत की बात सुनकर रूही के चेहरे पर पसीना आने लगा और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगी। फिर विक्रांत ने रूही की तरफ देखकर कहा, पता नहीं ये। उसने इतना ही कहा था कि तभी रूही ने पूछा, और इस तरह के सपनों को आते हुए कितना टाइम हो गया? बचपन से। विक्रांत के दिल में मानो कोई गहरा सदमा बैठा हो, जिसे सुनकर रूही कुछ कहनी ही वाली थी, लेकिन फिर उसने अपना मन बदलते हुए विक्रांत से कहा, ओ, मतलब ये चीजें तुम बचपन से ही हैंडल करते आ रहे हो? रूही की इस बात पर विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई। कार संध्या के घर के सामने आ पहुंची। रूही उतरते हुए बोली, लेकिन विक्रांत, कल रात जिस तरह लैब में तुम्हें पैनिक अटैक आ गया, अब वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। मिस अनाया को शायद लगने लगा है कि तुम इस केस के लिए फिट नहीं हो। रूही की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी विक्रांत ने बीच में टोकते हुए कहा, इस वक्त मुझे उस बारे में कुछ बात नहीं करनी। अभी विक्रांत ने इतना ही कहा था कि तभी विक्रांत की नजर सामने संध्या के घर की एक दीवार पर पड़ी। उस दीवार के अंदर कुछ हिल सा रहा था। विक्रांत को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने अनदेखा करके सोचा कि शायद उसका भ्रम है। अंदर आते ही माहौल देख के विक्रांत ने रूही से कहा, शायद कोई हमारे पीछे से यहाँ आया था। ये सुनकर रूही ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे भी शक हुआ, क्योंकि पुलिस ने जिस टेप से एरिया सील किया था, अब उसमें से एक टेप टूटकर जमीन पर पड़ी थी। तभी अचानक घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुनते ही रूही और विक्रांत दोनों ने अपनी पिस्टल निकालकर अपने कदम अंदर बढ़ा दिए। रूही और विक्रांत को शक था कि शायद कोई अंदर था। रूही ने दरवाजा खोलकर लेफ्ट देखते हुए कहा, लेफ्ट क्लियर। जिसके तुरंत बाद ही विक्रांत ने कहा, राइट क्लियर। इसी तरह दोनों आगे बढ़े। तभी फिर से कुछ गिरने की आवाज आई। इस बार जहां से आवाज आई थी, उसे सुनकर विक्रांत ने कहा, इस दीवार के पीछे से आवाज आ रही है। विक्रांत और रूही दोनों ने उस दीवार पर हाथ फेरा कि कहीं इसके पीछे कोई सीक्रेट रूम तो नहीं। लेकिन तभी रूही के पैरों से एक बटन दबा, जिसके दबते ही उस दीवार के अंदर सीक्रेट दरवाजा दिखा। रूही और विक्रांत दोनों के होश उड़ गए। फिर विक्रांत ने कहा, सीक्रेट डोर। फिर विक्रांत ने धीरे से दरवाजा खोला और रूही विक्रांत को बैकअप दे रही थी। तो जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक और रूम दिखा। विक्रांत की नजर इधर उधर जाती, इतने में एक बिल्ली विक्रांत के पैरों के बीच से होते हुए बाहर निकली। रूही और विक्रांत ने फौरन दस्तानी पहनी। रूही ने विक्रांत से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि हमने कुछ मिस करा?
ये सुनकर विक्रांत ने कहा, वेट। इतना कहकर विक्रांत ने बैग से आईपैड निकाला और संध्या राठी की एक पोज दिखाते हुए कहा, इस पोज को गौर से देखो। ये सेम सोफा इस सीक्रेट रूम में पड़ा है। हाँ, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं, इस सोफे से हमें क्या लेना देना? रूही ने विक्रांत से पूछा, जिसके जवाब में विक्रांत ने कहा, लेना देना है। संध्या इस सोफे पर बैठी, इसने कैप्शन में होम लिख रखा है और ये महज 9 दिन पहले की पोस्ट है, जबकि मुझे इस घर में सोफा कहीं नहीं दिखा। तो अब समझ आया? समझ गई। तुम ये कहना चाहते हो कि संध्या ने 9 दिन पहले इस सोफे पर बैठकर एक फोटो ली और उसे अपलोड करा, लेकिन ये सोफा पूरे घर में नहीं दिखा क्योंकि ये सीक्रेट रूम में पड़ा है और ये कोई आम सोफा भी नहीं, ऑल इन वन है। अटेंशन तो अपनी तरफ खींच ही लेता है। रूही की बात पर विक्रांत मुस्कुरा गया। इस सीक्रेट रूम में बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिसे देखकर संध्या की फिजिकल कैपेसिटी का पता चल रहा था। दीवार पर टंगे बेल्ट, कपड़े, कुछ टॉयज, इन सबको देखकर रूही को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सीक्रेट रूम किसी 40 साल की औरत का था। तभी विक्रांत की नजर दीवार के लेफ्ट में टंगी एक फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसमें संध्या राठी के साथ एक आदमी था जो कि उसकी उम्र से कम लग रहा था। उसे देखकर विक्रांत ने उस फोटो फ्रेम को नीचे उतारा। फिर रूही ने उस फोटो फ्रेम में संध्या के साइड में खड़े लड़के को देखते हुए कहा, यह शायद स्पेशल था, इसे कोई 50 शेड ऑफ संध्या के सीक्रेट रूम में एंट्री अलाउड थी। रूही की इस बात पर विक्रांत के मुंह से हंसी छूट गई। इन दोनों की बॉन्डिंग कुछ ऐसी ही है कि जब इनमें से कोई एक इस तरह की बात करता है तो दूसरा शर्मा जाता है। फिर विक्रांत ने कहा, पता करना पड़ेगा, हो सकता है इसी ने मारा हो। हाँ, मुझे भी इसी पर शक है, लेकिन बेडरूम की हालत देखकर लगता है ये काफी टाइम से यहाँ नहीं आया, या संध्या ने इसे बुलाया नहीं, या शायद दोनों के बीच लड़ाई हुई हो और मौका देखकर इसने संध्या को मार डाला हो। रूही ने विक्रांत से कहा। रूही की इस बात पर विक्रांत कुछ कहता, तभी विक्रांत का फोन बजा। उसने देखा तो उसके डैड मिस्टर देवराय का कॉल था। विक्रांत को याद आया कि उसके 24 घंटे पूरे होने में महज आधा घंटा बचा है। आधे घंटे बाद फैसला हो जाएगा कि विक्रांत इस केस पर अपॉइंट होने वाला है या नहीं। जैसे ही रूही की नजर विक्रांत के फोन पर पड़ी तो उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया। अब कैसे विक्रांत आधे घंटे में खुद को केस के लायक साबित कर पाएगा? और कौन है वो आदमी जो फोटो में संध्या राठी के साइड में खड़ा है? विक्रांत के बुरे सपने उसे कैसे जीने देंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मिस्टर देवराय का कॉल अभी भी आ ही रहा था। फिर विक्रांत ने एक नजर रूही की तरफ देखकर कहा, तुम इनके फोटोग्राफ्स लो, मैं बात करके आता हूं। इतना कहकर विक्रांत सीक्रेट रूम से बाहर आया और कॉल अटेंड करते ही सामने से मिस्टर देवराय ने पूछा, हेलो, क्या प्रोग्रेस है? ये सवाल सुनकर विक्रांत शान से बोला, काफी कुछ हाथ लगा है। हमें शक है कि संध्या का एक पार्टनर था, उसी ने शायद उसका मर्डर किया। ये सुनकर मिस्टर देवराय ने कहा, शक है? सीरियसली? तो अब तुम शक के बेस पे इन्वेस्टिगेशन करोगे? मिस्टर देवराय के तेवर और आवाज सुनकर विक्रांत अपनी सफाई में कुछ कहता। इतने में मिस्टर देवराय ने कहा, थोड़ी देर में मीटिंग होने वाली है, तुम आ जाना और मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि तुम इस केस पर कंटिन्यू रहने वाले हो या नहीं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इतना कहकर मिस्टर देवराय ने कॉल काट दिया। मिस्टर देवराय ने विक्रांत की बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा, जैसे उन्होंने फैसला कर लिया हो कि अब वो आगे क्या करने वाले। विक्रांत ने गहरी सांस ली और सिगरेट सुलगाई। अपनी टेंशन को धुएं में उड़ाते हुए विक्रांत वापस सीक्रेट रूम में आया तो उसने देखा कि रूही फोटोज क्लिक कर रही है। तो फिर रूही ने मुड़कर विक्रांत से कहा, क्या कहा सर ने? याद दिलाने के लिए कॉल किया कि मेरा टाइम खत्म होने वाला है, विक्रांत ने कहा। तभी विक्रांत की नजर एक आधी खुली शराब की बोतल पर पड़ी तो विक्रांत ने सोचते हुए कहा, इसे साथ ले लो, फिंगरप्रिंट्स मैच के दौरान हेल्प होगी। ये सुनकर रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर विक्रांत ने कहा, तब तक मैं सिद्धू को बोलकर इस आदमी का पता लगवाता हूँ कि ये कौन है। इतना कहकर विक्रांत ने उस आदमी की फोटो पुलिस डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर दीप सिद्धू को भेजी, जो कि था तो हिमाचल का लेकिन काफी टाइम से झारखंड के ही स्टेशन में ड्यूटी कर रहा है। पिक सेंड करने के बाद विक्रांत ने कॉल किया और बोला, सिद्धू यार एक फोटो भेजिए, देखकर पता करना कौन है, फेस स्कैनर से थोड़ा जल्दी पता करना।
ये सुनकर सामने से दीप सिद्धू ने कहा, जी सर। इतना कहकर वो अपने काम पर लग गया। तो वहीं दूसरी ओर विक्रांत और रूही भी सारे सैंपल कलेक्ट करके वापस पुलिस स्टेशन की तरफ चल दी। शाम होने को आई थी। कोलायत पुलिस स्टेशन में माहौल काफी गर्म दिख रहा था। कई सीनियर ऑफिसर्स की कारें कोलायत पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुक रही हैं। संध्या का मर्डर हुए एक दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस वालों के हाथ सिर्फ डेड बॉडी की आइडेंटिटी लगी है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। तभी एक कार पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी, जिसमें से खट्टा कट्टा आदमी उतरा जो दिखने में ब्लैक स्किन का था, पर उसकी फिट बॉडी और आंखों में अंगारे दहक रही थी। उसके अंदर आते ही एक कांस्टेबल ने कहा, अरे रोहन सर आप? यह आदमी कोई और नहीं बल्कि रोहन मेहरा ही था। रोहन मेहरा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं। क्या हुआ, मुझे देख तो खुश नहीं हुआ? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, बहुत दिनों बाद दिखे ना। उस कांस्टेबल ने नजरें झुकाकर कहा। तो फिर रोहन मेहरा ने चारों तरफ नजर घुमाकर कहा, किधर है तुम्हारा वो डरपोक हीरो? कांस्टेबल कुछ कहता तभी इतने में कार आई। रोहन मेहरा और कांस्टेबल दोनों का ध्यान उस कार पर चला गया। उस कार से सनाया उतरी। जैसे ही सनाया की नजर रोहन मेहरा पर पड़ी, उसने एक स्माइल पास की और फिर दोनों एक दूसरे के गले मिले। रोहन मेहरा ने सनाया से कहा, ओहो, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से तुम हो सनाया? फिर तो साथ में धमाल मचा देंगे। हाँ, और मुझे भी खुशी हुई कि तुम्हें इन लोगों ने वापस बुलाया। पर सनाया ने आधी बात ही कही थी। रोहन मेहरा सनाया के साथ अंदर आते हुए कहने लगा, दूसरा जो कुछ हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए। यहाँ किसी को उस रात के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये सुनकर सनाया ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में आकर बैठ गए। तकरीबन सारे लोग आ चुके थे, बस रूही और विक्रांत का आना बाकी था। मिस्टर देवराय ने एक बार फिर से उन्हें कॉल मिलाया, पर विक्रांत ने अटेंड नहीं किया क्योंकि वो कॉरिडोर में ठीक अपने डैड के सामने खड़ा था। तो मिस्टर देवराय ने एक नजर अपने बेटे की तरफ देखा और फिर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल दिए। विक्रांत जैसे ही रूही के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो उसने रोहन मेहरा को बैठा देखा। ये देखकर विक्रांत का खून खौल उठा, पर फिर रूही ने हाथ पकड़कर विक्रांत को शांत रहने का इशारा किया, जिसके बाद विक्रांत ने फाइल टेबल पर रखी और फिर केस के बारे में बताने लगा। बिना खाल वाली औरत का नाम संध्या राठी है, ट्राइबल हिल एरिया की कंपनी में जॉब करती है, यहीं सनराइज कॉलोनी में रहती है। हमने जब उसके घर की छानबीन की तो कुछ शॉकिंग चीजें हमें पता चली, जैसे कि उसके मल्टीपल पार्टनर थे। कह सकते हैं कि वो शायद फिजिकल रिलेशन में ज्यादा एक्टिव थी। फैमिली बैकग्राउंड में कुछ खास हमें मिला नहीं, ना ही अभी तक किसी ने हमसे कांटेक्ट किया और ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विक्रांत की बात खत्म होती उससे पहले ही रोहन मेहरा ने बीच में कहा, और इतनी सी इन्फॉर्मेशन में तुमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, अच्छा मजाक है। ये सुनकर विक्रांत रोहन को मुंहतोड़ जवाब देने ही वाला था कि तभी रूही ने बीच में बोलते हुए कहा, ये बाकी आम केस जैसा नहीं है, तो इसका शुरुआती फेज थोड़ा धीरे हो सकता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद हम इस पर अच्छी पकड़ बना लेंगे। पर पहले तुमको पूरी रिपोर्ट सुननी चाहिए। रूही की इन बातों से रोहन मेहरा का ईगो हर्ट हुआ, पर वो कुछ कहता इतने में मिस्टर देवराय ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। फिर विक्रांत आगे बोला, बेशक संध्या के कई पार्टनर रहे हूं, पर यह आदमी उसके सबसे ज्यादा करीब था। इतना कहकर विक्रांत ने वही फोटो दिखाई जो उसको सीक्रेट रूम में मिली थी। फिर आगे विक्रांत ने कहा, इसका नाम है जोसेफ। और आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता कि ये एक ही क्यों खास या करीबी था, तो इसका जवाब है संध्या का सीक्रेट रूम जो कि उसी के घर में बना हुआ है। इस रूम में हमें जोसेफ की फोटो मिली। हमें शक है कि जोसेफ ने ही संध्या को मारा होगा। जोसेफ संध्या को क्यों मारेगा जब उसका खास था? जोसेफ के पास क्या मोटिव हो सकता है जिसके चलते वो संध्या का मर्डर कर दे? एक सीनियर ऑफिसर ने विक्रांत से सवाल करते हुए पूछा, जिसके जवाब में विक्रांत पहले तो थोड़ा हेजिटेट हुआ, क्योंकि अब जो वो बताने वाला है उसे सुनकर शायद मिस्टर देवराय के भी छक्के छूट जाएं, क्योंकि संध्या के बाहर वाले बेडरूम में हमें मल्टीपल पैकेट्स ऑफ कॉन्डम मिले जो कि हाल ही में यूज किए हुए थे। तो उन मल्टीपल पैकेट्स का वहां होना ये बताता है कि जोसेफ का आना कम हो रखा था, और किसी नॉर्मल आदमी को संध्या अपने सीक्रेट रूम में कभी लेकर नहीं गई, क्योंकि वहां उस रूम में जोसेफ की फोटो लगी हुई थी। तो अगर वो किसी दूसरे आदमी को अपने सीक्रेट रूम में ले जाती तो शायद उसे भी पता चल जाता कि जोसेफ और संध्या एक दूसरे के करीब हैं और वो बस उसका यूज कर रही है।
विक्रांत की बात सुनकर एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, गुड जॉब विक्रांत। जिसके बाद विक्रांत ने कहा, थैंक्स सर। फिर विक्रांत ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए सबको बताया कि उसे जोसेफ पर ही सबसे ज्यादा शक क्यों है और इस वक्त जोसेफ को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग का माहौल अभी भी कुछ और ही कह रहा है, जैसे ये लोग विक्रांत को इस केस से हटा देने वाले हैं। फिर जब सारी बातें हो गई तब एक हाई रैंक के सीनियर अफसर ने मिस्टर देवराय से पूछा, तो बताओ देवराय, अब इस केस पर किसे अपॉइंट करना चाहोगे तुम। ये सवाल आते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सबके चेहरे के भाव एक से थे। मिस्टर देवराय ने मिस सनाया की तरफ देखकर कहा, तुम बताओ। ये सुनकर सनाया ने कहा, नो डाउट विक्रांत ने कम टाइम में काफी जानकारी कलेक्ट की, लेकिन मेरे ख्याल से विक्रांत अभी इस केस के लिए उतना परफेक्ट नहीं जितनी कि इस केस को एक परफेक्ट पुलिस वाले की नीड है। यह सुनकर विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो समझ गया कि उसके हाथ से केस जाने वाला है। सनाया के रिव्यू से रोहन मेहरा सबसे ज्यादा खुश था। मिस्टर देवराय ने सीनियर अफसर की तरफ देखकर कहा, इंफॉर्मेशन वाइज देखें तो अच्छा ही परफॉर्म करा है। बाकी सर आप ही डिसीजन सुना दीजिए, इस केस पर कौन सही रहेगा। अभी मिस्टर देवराय की बात खत्म ही हुई थी और इस पर सीनियर अफसर कुछ कहता, इतने में दीप सिद्धू तेजी से भागकर अंदर आया। उसको इस तरह अंदर आता देख सबके सब दीप सिद्धू को देखने लगे। दीप सिद्धू ने विक्रांत की तरफ देखकर कहा, विक्रांत सर, और 3 डेड बॉडीज मिली हैं शहर के बाहरी साइड। ये सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सबके सब हैरान हो गए। विक्रांत ने मिस्टर देवराय की तरफ देखा और फिर मिस्टर देवराय ने सिद्धू से पूछा, क्या उन डेड बॉडीज का संध्या वाले केस से कोई कनेक्शन है। वो तो अभी कंफर्म नहीं पता सर, लेकिन कॉलर ने बताया कि तीनों डेड बॉडीज पर चमड़ी नहीं है, दीप सिद्धू ने कहा, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत और रूही को लगता था कि उन्होंने संध्या वाले केस में काफी रिसर्च कर ली है, लेकिन इन 3 डेड बॉडीज का मिलना अब फिर से मामला रिसर्च जैसा हो गया। मिस्टर देवराय ने चिंता में विक्रांत से कहा, विक्रांत तुम सनाया और अपनी टीम को लेकर जाओ और ध्यान रहे पब्लिक आसपास नहीं आनी चाहिए। ये सुन के विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर जल्द से जल्द 4 पुलिस की कारें कोलायत पुलिस स्टेशन से निकली। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ से सनाया की टीम और 3 एम्बुलेंस भेजी गई। रात के 7 बजने को आई थी। पुलिस की कारें सायरन मारते हुए बीच ट्रैफिक से जा रही थी। विक्रांत की साइड सीट पर बैठी रूही ने कहा, ओह शिट विक्रांत, ये हो क्या रहा है। 3 और डेड बॉडीज। मुझे लगा था कि हमने इस केस को एक हद तक सॉल्व कर लिया है, लेकिन रूही की इस बात पर विक्रांत ने कहा, पता नहीं, अब वहां जाकर ही पता चलेगा। हाँ लेकिन तुम उन डेड बॉडीज से थोड़ा दूर रहना। पहले ही तुम। रूही की बात खत्म होने से पहले ही विक्रांत ने उसे देखा। विक्रांत समझ गया था कि रूही उसकी मेंटल हालत के बारे में ही बात कर रही थी। इधर स्टेशन में मिस्टर देवराय और उनके सीनियर ऑफिसर मिलकर ये फैसला भी नहीं कर पाए थे कि इस केस पर किसे अपॉइंट किया जाए। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, इस तरह के बढ़ते क्राइम और मर्डर को रोकने के लिए हमें एक अलग से यूनिट बनाने की जरूरत है, वरना कल को लोग पुलिस वालों पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। एक बार अगर उनका हमसे भरोसा उठ गया तो इस पूरे शहर की हालत बद से बदतर हो जाएगी और फिर सब कुछ कंट्रोल में लाना मुश्किल होगा। ये सुनकर मिस्टर देवराय ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन एक सवाल परेशान कर रहा है कि इस यूनिट को लीड कौन करेगा। यह हम बाद में तय कर लेंगे, उस सीनियर अफसर ने कहा। वहीं दूसरी तरफ शहर के सबसे बाहर वाले गंदे नाले के पास 3 डेड बॉडीज पड़ी जो कि कीचड़ में पूरी तरह लिपटी हुई थी। इन डेड बॉडीज के शरीर पर चमड़ी तो नहीं थी, पर कीचड़ समा गया था। आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े कानाफूसी कर रहे थे। तभी पुलिस की कार के आने का सायरन सुनाई दिया। वहां मौजूद लोगों में से कुछ तो भाग गए। विक्रांत की कार रोकते ही सारी कारें रुकी। हल्का सा अंधेरा हो गया था। विक्रांत ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और बाकी के पुलिस वालों के पास टॉर्च थी। विक्रांत नाले की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी रूही ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, विक्रांत तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ, तुम आगे मत जाओ। विक्रांत ने रूही की बात को सुनकर अनसुना करते हुए एक कदम बढ़ाया, लेकिन मिस सनाया ने टॉन्ट मारते हुए रूही से कहा, पूरे डिपार्टमेंट को लगता है कि विक्रांत इस केस के लिए फिट नहीं, बस एक विक्रांत को ही नहीं लगता, तुम्हें इसको समझाना चाहिए। सनाया की इस बात पर रूही विक्रांत का पक्ष लेते हुए गुस्से में बोली, ये तो आपको भी अच्छे से मालूम है कि विक्रांत फिट है या नहीं। रूही की बात का ताना सीधा सनाया के गाल पर किसी थप्पड़ की तरह लगा।
ये सुनकर सनाया बिना कुछ कहे अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ आगे बढ़ गई। आखिर किसकी थी ये 3 डेड बॉडीज? क्या फिर से विक्रांत को भ्रमजाल का दौरा पड़ेगा, या फिर इस बार विक्रांत नॉर्मली हैंडल कर लेगा? अगर अभी विक्रांत हैंडल नहीं कर पाया तो क्या सनाया अपनी पूरी ताकत लगा देगी उसे इस केस से हटाने में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।